एक बार आज हमारे साथ फिर एक ऐसे संत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो वास्तव में राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के जो संत संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री परमहंस श्री त्रिजटा अघोरी जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि महाराज जी इस समय जो देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक स्थिति है, खास करके जो पूरे देश में राजनीति का अलग अलग लोग उसको अलग अलग विचारधारा जोड़ रहे हैं, इसको कहाँ तक ये समाज ले जाएगा, क्या देश का होना है? इस देश की स्थिति परिस्थिति क्या है हमसे बेहतर आम लोग जानते हैं, किंतु आज प्रश्न ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव है और चुनाव अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। अब हमको तय करना है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट सांसद संख्या पर आधारित है और इस संख्या के अनुसार 273 सीट चाहिए। भाई, विरोधी दल जो इस चुनाव में लड़ रहे हैं, मैं खुला बोल रहा हूँ, विरोधी दल जो इस चुनाव में लड़ रहे हैं, कोई भी एक दल बता दीजिए कि पूरा 273 सीट पे लड़ रहा हो। कांग्रेस 230 सीट पर, सपा 37, बीएसपी 37, ममता जी 42, केजरीवाल जी का पता नहीं, दक्षिण भारत का भी मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो सत्ता में काबिज होने के लिए 273 सीट चाहिए और कोई 273 सीट के लिए लड़ नहीं रहा है, तो क्या हम अपना मत बेकार करेंगे? नहीं ना, क्योंकि स्वर्णिम भारत का निर्माण का समय चल रहा है। मैं मोदी जी के हर एक नीति से एक मत नहीं हूं, फिर भी वर्तमान समय में विश्व पटल पर हमारी जो स्थिति परिस्थिति है, इस स्थिति परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी लगभग 403 सीट के आसपास आने वाली है। अखिल भारतीय स्तर पर मैं आपको अपना व्यक्तिगत कैलकुलेशन दे रहा हूं। इलेक्शन होने के बाद आप टीवी पर देखेंगे, बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट आएगा, बहुत सारे एग्जिट पोल आएंगे, बहुत, किंतु मैं आपको एडवांस बोल दे रहा हूँ, लगभग 403 सीट के आसपास बीजेपी की आ रही है। अपना मत बर्बाद मत कीजिएगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीजेपी को ही वोट दीजिए, मोदी जी को ही वोट दीजिए, नहीं बोल रहा हूँ, किंतु अपना मत बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो 273 सीट पर पूर्णतः लड़ रही है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। मैं इसका आपको कैलकुलेशन करके बता चुका हूँ। कि आप एक संत समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीति में आप इतनी सॉलिड चीज़ बता रहे हैं, तो आखिर ये एक संत और एक राजनीति में कैसे मैचिंग हो रहा है? उदाहरण के तौर पर चाणक्य का उदाहरण दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य को निर्माण करने में चाणक्य का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो संत ही समाज है जो राजनीति को नई दिशा दिखा सकता है, और मोदी भी तो एक संत है। मैं उसको संत के दृष्टि से देखता हूँ। एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, जैसे इंद्र का पोस्ट है वैसे पोस्ट है, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर वो संत है और संत के दृष्टिभंगी से देश को चला रहा है। व्यक्तिगत उसने क्या लाभ लिया? आप 1947 याद है शायद नहीं, आपको याद दिला दूं, जीप घोटाला, भारत का इतिहास का पहला घोटाला। आस्ते आस्ते आगे बढ़िए। जमीन के नीचे घोटाला हुआ, जमीन के ऊपर घोटाला हुआ, हर तरह का घोटाला आपको देखने को मिला है। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर एक चार्ज लगा के दिखाइए करप्शन का, फिर मैं आपको जानूं। ऐसा कोई चार्ज नहीं है। एक संत आदमी है, और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के पास एक बार मैं बोलूँगा कि आप लोग सोच विचार कीजिए। ये राजनीति का जो पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है, 1947 के बाद आपको क्या मिला और 2014 के बाद आपको क्या मिल रहा है, इसका डिफरेंट एक बार आप देखिए। हो सकता है बहुत सारे नीतियों से मेरा भी विरोध है, मैं भी बीजेपी का खुल का विरोध करता हूँ जहाँ पर विरोध करने का जगह है,
किंतु ये जो समय है ये भारत के लिए स्वर्णिम काल है और शायद लक्ष्य 2047 का वो सोने की चिड़िया है। अगर एक मत और एक पथ पर चले तो ये संभव हो सकता है। आप एक संत समाज से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे देश की स्थिति को आप भली भांति देख रहे हैं, राजनीति में भी आपकी काफ़ी पकड़ है, काफ़ी जानकारी आप रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, आपकी जो संस्था है, आप लोग जो भी हैं स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं, तो भारत में या देश में अगर स्वास्थ्य शिक्षा की जो स्थिति है उसके बारे में आपका क्या मत है? महात्मा गांधी के कुछ शब्द मुझे याद आते हैं इस समय। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज को इतिहास बना दो। बहुत सारे ऐसे प्रारूप थे। महात्मा गांधी ने ही सर्वप्रथम नेहरू जी को ये एडवाइज किया था, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो क्षेत्र जो है वो पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। किंतु विदेश में पढ़े थे, विदेश में पले बड़े हुए, बड़े परिवार से जुड़े हुए थे, बड़े लोगों के संग उठना बैठना था नेहरू जी का। दबाव में आके शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को ही वो शुरू से अनदेखा किए, जिसका परिणाम ये है कि आज भारत का सबसे अच्छा बिजनेस शिक्षा और स्वास्थ्य है। और मैं बार बार इस गवर्नमेंट से मांग कर रहा हूँ कि ये नीति बनाया जाए कि घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो ये गवर्नमेंट का दायित्व होना चाहिए, शिक्षा और उसका स्वास्थ्य का ये दायित्व गवर्नमेंट का होना चाहिए। किंतु कुछ दबावें हैं और कोई भी सरकार अगर बनती है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, संख्या विशेष संविधान का स्थिति परिस्थिति है, तो संख्या के आधारित पर लोगों को चलना पड़ता है। यही कारण है कि आज हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे कैसे शुरुआत की जा सके जिससे कि वास्तव में बेहतरी की जा सके? सबसे पहला काम तो आपको करना होगा, नाम के साथ अपना टाइटल लगाना बंद कर दीजिए। मैं रिजर्वेशन विरोधी नहीं हूं, किंतु मैं फिर बोल रहा हूं रिजर्वेशन का भारतवर्ष में आवश्यकता नहीं है। ये पूछ के कारण ही ये मुछ बिखरे हुए हैं। भाई अमुक सिंह, अमुक शर्मा, अमुक चक्रवर्ती, अमुक बनर्जी, अमुक प्रभु श्री राम का टाइटल था क्या? श्री कृष्ण का टाइटल था क्या? राजा दशरथ का टाइटल था क्या? भगवान शंकर का टाइटल है क्या? विष्णु जी का टाइटल है क्या? ब्रह्मा जी का टाइटल है क्या? तो भैया ये टाइटल वाला शब्द जब तक नहीं हटाइएगा, यानी पूछ जब तक पीछे से नहीं काटिएगा तब तक ये मुछ सीधा होने वाला नहीं है। जब तक पूछ सटा रहेगा तब तक आपका मुछ बिखरा रहेगा, और इस बिखरे हुए मुछ के कारण हमारी समाज व्यवस्था की स्थिति परिस्थिति ये है। आप वेल एजुकेटेड हैं, विदेश में पढ़ाई करें, फिर भी आप संत समाज में आ गए हैं, तो इसके पीछे थोड़ी सी कुछ क्या कहानी? समाज व्यवस्था में हम संत लोग समाज के आईना होते हैं, और इस आईना को साफ करने के लिए स्वयं को साफ करना जरूरी होता है। आज मैं जितना खुला बोल रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के पास खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बोल रहा हूँ। युग के संग आदमी को चलना चाहिए। घर का अगर गार्जियन ठीक से तरह से घर नहीं चला पा रहा है तो भाई उनसे बैठकर बात करके उनको बोलना पड़ेगा, भाई अब आप हटिए, हम दूसरे को देखेंगे। किंतु अभी भारत की जो स्थिति परिस्थिति है, इस स्थिति परिस्थिति में मोदी जी ठीक ठाक भाव से भारत को लेके चल रहे हैं और हर समाज को लेके चल रहे हैं। मैं तो समाज व्यवस्था के विरोधी हूँ। मैं तो दो ही समाज मानता हूँ, एक औरत और एक मर्द। बात बाकी वही फिर बोल रहा हूँ ना, पूछ के संग मुछ बिखरा हुआ है। रह गया मेरा सवाल, तो ये परम श्रद्धेय गुरु जी का आशीर्वाद रहा है, वो लेकर आए हैं। और मैं हरदम चेष्टा किया हूँ, राजनीति में इतना खुल के तो मैं बातें नहीं करता था, मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों के संग। मेरा ये चेष्टा रहा है पिछड़े हुए समाज व्यवस्था को अग्रसर लाना, और मैं ये गुजरात से स्टार्ट किया था और आज भी उसी समाज व्यवस्था के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ। मैं चाहता तो बहुत बड़े स्थान में जा सकता था, कई बार ऑफरें मिली है, किंतु मुझे वो सब नहीं चाहिए। अगर वही सब चाहिए तो मैं घर वापस जा सकता हूँ ना, खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ ना।
मेरा चेष्टा रहता है पिछड़े हुए समाज जिस रिजर्वेशन के पीछे भाग रहे हैं वो रिजर्वेशन शब्द को भूल जाए और मेहनत करे, मेहनत करके वेल एडुकेटेड हो और अपना स्थान प्राप्त करे। ये मेरा उद्देश्य है। जैसे मैंने किया, मैं परिहार राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ, छोटा मोटा राजपूत नहीं है, किंतु मैंने आज तक बोला ही नहीं। मैं तो सीधा बताता हूँ, मैं एक संत हूँ। माँ गंगा कभी पूछी है क्या आपसे कि भाई आप कितना पाप करके आए हो? तो साधु समाज के लिए कोई जात पात नहीं होता है, साधु के लिए सब बराबर है। उन युवाओं के लिए संदेश जो वास्तव में पढ़ लिख करके विदेश जाने के लिए प्रयास में रहते हैं, और आप एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि आप विदेश में रह करके पढ़ाई करके फिर अपने देश में रह के समाज सुधार में लगे हुए हैं। विदेश में जाने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, जाना चाहिए, किंतु विदेश भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए, विदेश में नौकरी करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अब आप पूछेगा क्यों? भाई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, धरिए वहाँ पर आपको 1 लाख रुपया महीने का मिल रहा है। अब 1 लाख रुपया महीने का मिल रहा है तो आपका खर्चा भी वहाँ 70,000 है, बच रहा है 30,000, और वो 30,000 आप अपने घर भेज रहे हैं। वो 30,000 में वो अपना घर चला रहा है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब शेष होगा, आप वहाँ से लौटिएगा तो 2, 2.5, 3 लाख रुपया लेके लौटिएगा। 4-5 महीना में 2, 2.5, 3 लाख खत्म हो जाएगा। फिर तो आप जहाँ थे वहीं खड़े हो जाइएगा ना, अर्निंग कुछ कर पाए। अगर वही 30,000 रुपया का इनकम अपने देश में किया जाए और यहाँ रह के किया जाए तो एक लिमिटेशन रहेगा ना कि हमको 10,000 खर्चा करना है या 20,000 खर्चा करना है। कुछ तो सेविंग कर लेंगे और कुछ सेविंग के साथ साथ अपने देश के प्रति भी कुछ कर पाएंगे। आज युवा समाज जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सब कुछ बोल रहा है, किंतु दिल से बोलो यार। और दिल से जिस दिन बोल दोगे ना, उस दिन भारत अपने आप सोने की चिड़िया बन जाएगी, क्योंकि बिना युवा समाज का कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद है, विश्व पटल में खड़ा होकर जिस दिन बोले थे गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, तो समय फिर आ गया है। आज विश्व पटल पर खड़ा होके माध्यम मोदी दी हो सकते हैं, माध्यम नरेंद्र भाई मोदी हो सकते हैं, किंतु विश्व पटल पे खड़ा होके हम बोल रहे हैं ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। भारत को कौन जानता था? मनमोहन सिंह के ज़माने तक ले लीजिए ना, भारत को कौन जानता था? भारत का 1 नंबर अर्थशास्त्री, एक्स गवर्नर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोटों में उनकी सिग्नेचर चलती थी। सबसे फेलियर गवर्नर ऑफ इंडिया, वो सबसे फेलियर थे, ना देश चला पाए और ना ही रिजर्व बैंक को सही दिशा निर्देश दे पाए। तो आज की स्थिति परिस्थिति है। आइए ना, कदम से कदम मिलाए ना, स्वर्णिम भारत का निर्माण करें ना, मौका है आपके पास। और मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, इस बार वोट देने से पहले ये सोचिएगा कि ये ऑपोजिशन पार्टी में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, 42 सीट वाला, 37 सीट वाला या 230 सीट वाला। आगे ये तय कर लीजिएगा। मत भूलिएगा चंद्रशेखर को, मत भूलिएगा आई के गुजराल को, मत भूलिएगा देवगौड़ा को। सबको लाए थे ये लोग और पीछे से डोर टान के आपके ऊपर टैक्स रूपी चुनावी बोझ डाल दिए थे। इस चीज़ को मत भूलिएगा, क्योंकि ये आने वाला 5 साल आपका भविष्य यानी 2047 तैयार करने जा रहा है। परमहंस श्री त्रिजटा अघोरी जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और लोगों से अपील भी की कि वास्तव में देश के निर्माण के लिए जो 2047 तक मिशन रखा गया है कि देश को सोने की चिड़िया बनाना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस पे सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। और यह तभी संभव है जब सभी लोग अपने जो उनको कार्य दिया गया, जो उनको निर्धारित किया गया, उसको करेंगे। स्वामी जी, आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।